हेलो दोस्तों, मेरा नाम गर्व जानी है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज का वीडियो जो है वो मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के ऊपर आप लोगों के साथ वैकेंसी के संबंध में आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने के पीछे जो मेरा मकसद है वो ये है कि मैं उस वैकेंसी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो भी लोगों ने इस वैकेंसी को बनाया है, उन तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस वैकेंसी या इसके जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर क्या क्या कमी है और इस कमी से उस विभाग को, या बोल सकते हैं टू बी फ्रैंक, कि ये जो वैकेंसी है नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निकाली गई है, जो कि काउंसलर्स की वैकेंसी है, इंगेजमेंट ऑफ काउंसलर इन जवाहर नवोदय विद्यालय ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, उसी के ऊपर है। इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। 2019 के अंदर फर्स्ट टाइम जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर काउंसलर्स की वैकेंसी या काउंसलर्स की पोस्ट या वैकेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। जिस वैकेंसी के आधार पर जो एडवर्टाइजमेंट था उसके आधार पर बताया गया था कि ये जो पद का सृजन है या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 5 वर्ष के लिए किया जाएगा। शुरुआत के 6 महीने जो थे वो प्रोबेशनरी पीरियड के लिए थे और बाकी के जो 5 साल थे वो कंटिन्यू किए जाने वाले थे। और इसको कंटिन्यू करने का एक ही तरीका था, दैट इज़ अ वेरी सिंपल, दैट इज़ अ सेल्फ अप्रेजल, कि आपका जो विद्यालय है, विद्यालय के जो अधिकारी हैं, अधिकारी का मतलब सीधा है, विद्यालय में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल 2 ही अधिकारी होते हैं, उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के माध्यम से आपका सेल्फ अप्रेजल किया जाएगा कि आपने कितनी विधिवत काउंसलिंग्स ली है, कितने बच्चों का ग्रुप काउंसलिंग सेशन किया है, और उसी के आधार पर उनको फिर अगले 5 वर्षों तक के लिए बढ़ाया जाएगा। लेकिन बीच में समिति ने अपनी ही एडवर्टाइजमेंट, अपने ही लीगल फ्रेमवर्क को बाईपास करते हुए 2022 और लगभग 16 या 17 जून के लगभग इस नोटिफिकेशन को उन्होंने अपने वेबसाइट पे पोस्ट किया है। पोस्ट आप देख सकते हैं, ये मेरे पास उसका पूरा एक PDF या प्रिंट आउट मेरे पास है। अब हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले अभी की जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर इन लोगों ने जो पॉलिसीज़ बनाई है, एजुकेशन एलिजिबिलिटी बनाई है, इससे कई सारे परामर्शदाता जो पहले 3 सालों तक विद्यालय से जुड़े हुए थे उनको नुकसान हो रहा है। और नुकसान किस चीज़ से हो रहा था? क्योंकि जो पहला नोटिफिकेशन था उसके अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि आपको MA MSc या के साथ पोस्ट ग्रेजुएट गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डिप्लोमा करना ज़रूरी है। लेकिन जो अभी का जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में डाला हुआ है वो है पहला कि आप MA MSc हों इन साइकोलॉजी फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट, और साथ में एंड वर्ड जोड़ा गया है जिसमें आपको 1 ईयर डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसको सुनने में कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद नवोदय विद्यालय समिति ने किसी प्रकार का भी कोई साइकोलॉजिकल या किसी बड़े प्रोफेसर से कोई सजेशन नहीं लिया, क्योंकि जो व्यक्ति पहले MS साइकोलॉजी या MSc साइकोलॉजी करता है तो वो ऑलरेडी अपने 4 सेमेस्टर के अंदर गाइडेंस एंड काउंसलिंग को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ता है, राइट। और जो व्यक्ति पहले से सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहा है उससे वापस से एक ग्रेजुएट लेवल का डिप्लोमा मांगना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है या कहीं ना कहीं लॉजिक क्लियर नहीं है समिति का इस पर्टिकुलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। दूसरी चीज़ आ रही है एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस, चलिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो C फैक्टर है, जिस इज एज, अबाउट 28 ईयर्स एंड बिलो 50 ईयर्स। ये सबसे बड़ा मजाक समिति का। आप बोल रहे हैं कि 28 से 50 वर्ष। आप सोचिए कि जिस देश में युवा रोजगार के लिए घूम रहा है या यंग प्रोफेशनल्स के डिमांड अलग अलग विभाग कर रहा है कि हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल आए वो यंग एजेस के आए, तो क्राइटेरिया जो एज वाइज घटाया जाता है, 21 से 30 किया जा रहा है, 21 से 32 किया जा रहा है, 18 से 30 तक का क्राइटेरिया लाया जा रहा है, एज क्राइटेरिया लाया जा रहा है, क्योंकि अब यंग प्रोफेशनल्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन समिति का पता नहीं क्या, या वो 28 वर्ष से जो व्यक्ति उम्र दराज है उन्हीं को सिर्फ मैच्योर समझ रहा है कि वही व्यक्ति वो काम कर सकता है। इसके अंदर एक लॉजिक और आप समझिए कि जो व्यक्ति 50 साल तक अगर किसी रोजगार से नहीं जुड़ा और 50 साल की उम्र में आपकी समिति के लिए एप्लीकेशन दे रहा है, तो आप जरा सा सोचिए वो अपने परिवार को छोड़ कर आएगा। एक कम एज का व्यक्ति जो रहेगा वो शायद फैमिली के साथ अपनी मैरिड लाइफ नहीं, शादीशुदा नहीं होगा, तो शायद उसके लिए वहाँ पे काम करना
समिति के अंदर काम करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि समिति के जितने भी विद्यालय होते हैं वो जो शहर होता है उससे थोड़ा दूर होता है, और शहर से दूर होने के साथ ही साथ जो तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो रहता है वो उनके गृह जिले में नहीं होते, मतलब जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से नहीं होती। मान लीजिए अगर मैं इंदौर से हूँ तो मुझे कभी भी समिति का जो विद्यालय है वो इंदौर का इंदौर नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे अगर कोई 50 वर्ष का है तो वो कहीं ना कहीं डेडिकेशन को लेके इश्यू होगा। समिति जो घर आवंटित करती है उसमें भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जो रहता है उनको पूरा परिवार अपना साथ में रखने की अनुमति नहीं होती। तो अगर आप 28 से 50 साल तक के व्यक्ति को अगर आप अपने काउंसलर्स के रूप में रखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो उतना उतना ज़्यादा अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा। इसमें तब से बड़ा जो लॉस है वो समिति को होगा। जितना कम उम्र का काउंसलर होगा वो शायद उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों से जोड़ पाएगा, बच्चों की न्यू ट्रेंड्स से जोड़ पाएगा। अब बच्चा उन ट्रेडिशन या पुरानी चीज़ों से अपने आप को इतना कोरिलेट नहीं करता। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन they provide certificate course from the recognized institute in area like CBT, cognitive behavioral therapy skills. Second one, attention deficit hyperactivity disorders, ADHD जिसके रूप में हम जानते हैं, behavioral issue and learning difficulties, okay, building emotional intelligence and resilience, that is about the life coaching and adolescence education. जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो मैंने अभी तक अपने जब से मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ तब तक मैंने जो अनुभव अर्न किया है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी रेपुटेटेड RCI बोर्ड, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, अपने किसी भी इंस्टीट्यूट से CBT का एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, आई हैव टू रिपीट दैट वर्ड, सर्टिफिकेशन कोर्स कोई करवाता। कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आप चेक करिए, आपको बहुत रेयरली ये देखने को मिलेगा कि जो CBT का सर्टिफिकेशन कोर्स करवाता है। बेसिकली ये सर्टिफिकेशन कोर्स जो कराने वाले एजेंसीज या जो लोग हैं वो लोग हैं जो सेल्फ क्लेम्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनके पास एजुकेशनल लेवल पे इतना जो क्वालिफाइड नहीं है, या रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया या निमैंस, WHO, या आप बात करें अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन, इनका किसी का भी कोई गाइडलाइन जो पालन नहीं करते। इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितनी भी बॉडीज़ हैं, इनके जो नॉर्म्स फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या जो इनमें रजिस्टर करने के लिए एलिजिबल नहीं है, वो लोग अपने आप को किसी न किसी डिस्टेंस मोड से क्वालिफाई करते हैं। देन कुछ लोग इस तरीके से प्रोग्राम्स करते हैं। तो बेसिकली आप कमर्शियलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। फ्रॉम टू बिगिन आप एक शासकीय संस्था, एक स्वायत्त संस्था होने के नाते, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट होने के नाते आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए था। आपने जो सर्टिफिकेशन क्वालिफिक डाला है, आपको मुझे लगता है कि अगर कोई साइकोलॉजी से हमें PhD करा हुआ अगर आपका कंसल्टेंट होता तो वो ज़रूर आपको ये चीज़ बताता। मैं एक बहुत छोटा साइकोलॉजिस्ट हूँ, बट फिर भी मैं ये चीज़ें नोटेट कर पा रहा हूँ। मतलब कि आपकी तरफ से इस नोटिफिकेशन को बनाने में बहुत सी कमियां रही हैं। आई थिंक कि शायद आपने किसी कंसल्टेंट को इनवाइट नहीं किया था कि जो आपको बता पाए कि क्या मॉड्यूल्स होना चाहिए फॉर द काउंसलर, फॉर द साइकोलॉजिकल काउंसलर हु विल वर्क इन द सेटअप ऑफ द रेसिडेंशियल स्कूल। क्योंकि जो रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स भी अलग होती हैं। वहाँ पे डे स्कॉलर्स जैसा इन्वायरमेंट नहीं होता कि बच्चा सुबह आएगा शाम को चला जाएगा, वैसी स्थितियाँ नहीं होती, बच्चा वहीं रहता है। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके पास सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के स्टूडेंट होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट रेसिडेंशियल स्कूल्स में और ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। कोविड एजुकेशन सिस्टम है, इसलिए फिर और चीज़ों के ऊपर बात करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जो भी चीज़ें आपने अभी करी है, जो आपके डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में डाल रखा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डाल रहा है, डेट इज़ लिटिल बिट इलॉजिकल एंड बायस्ड। थर्ड वन, जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस की बात करी है या जो वेटेज की बात करी है, मेरे पास ये पूरा कॉन्ट्रैक्चुअल इंगेजमेंट प्रोसेस आपने डाल रखा है कि यू विल बी दैट अ पॉइंट दैट पीपल, इसमें कहीं भी कोई क्लियरिटी नहीं है कि ये साल भर के लिए रहेगा, 6 महीने के लिए रहेगा, 3 महीने के लिए रहेगा, डजंट क्लियर। ठीक है, मान लीजिए कि अगर ये साल भर के लिए या आपके विद्यालय में जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ की जो कंडीशन है वो 6 महीने 8 महीने से ज़्यादा आप उनको नहीं देते हैं, तो जो भी व्यक्ति काउंसलर अगर 8 महीने या 6 महीने के लिए आपके विद्यालय में आता है और काम करता है, तो डेफिनेटली वो बच्चों से जो काउंसलिंग के एथिक्स हैं
उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट उसको स्टेबल करने में प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि वो बच्चों से उतना इंटरेक्ट हो नहीं कर पाए, क्योंकि जो 8 महीने 300 बच्चों के साथ रिपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट करना, उसको एडजस्ट करना, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अपने को ढालना, ये प्रैक्टिकल चैलेंज, ग्राउंड चैलेंजेस हैं। शायद आप लोग उन चैलेंजेस को बेहतर नहीं कर सके। ठीक, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि आप बच्चों के ये जो डॉक्यूमेंट है या जो पोस्ट है, इसको सिर्फ आप डॉक्यूमेंटल रखना चाह रहे हैं या फॉर्मल रखना चाह रहे हैं। मैं आपके इंस्टीट्यूट्स और या आपके एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, बट ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट सफ़ा कह रहा है कि इसमें कहीं भी बच्चों को लेके कोई वेल विशेष नहीं है। पहला अन्याय कि आपने 5 साल का एडवर्टाइजमेंट निकाला और 5 साल का एडवर्टाइजमेंट निकालने के बाद आपने उन काउंसलर्स को 3 साल के अंदर ही भेज दिया, क्योंकि कई सारे काउंसलर 3 साल भी पूरे नहीं हो पाए हैं। कारण क्या है, बीच में पैंडेमिक लगा, विद्यालय बीच में शट डाउन हो गए थे, कई लोगों को पोस्टिंग नहीं मिली। तो आपने बायलॉज के रूप से जो एडवर्टाइजमेंट था अपने ही बातों को बाईपास किया है, पूरी पॉलिसी को आपने सस्पेंड कर दिया। इसके बीच में कई काउंसलर्स ऐसे भी थे जिन्होंने 3 साल कंटिन्यू लगातार मेहनत करके अपनी एक अच्छी छाप, अपनी एक अच्छी रिपोर्ट बच्चों के बीच में बनाई, कई अच्छे रिजल्ट्स दिए, कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उन्होंने अपने बच्चों को प्रमोट किया, राइट। कई बच्चों को कई सारी मानसिक बीमारियों से मुक्त करने के लिए उनके लिए कोशिश किया, प्रयास किया। तो उन लोगों ने जो 3 साल मेहनत की थी, अब जब आपको रिजल्ट दिखने वाला था, आपने उनको साइड चेंज करवा दिया। दूसरी चीज़, जो एसेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इज़ टोटली बायस्ड। कोई भी व्यक्ति एमफिल या पीएचडी करा हुआ आपके पास आता है, वो आपके काम का नहीं है। आप ह्यूमन रिसोर्सेज का मिसमैनेजमेंट आपके पास दिख रहा है। तीसरी चीज़ की जो भी चीज़ें आपने अभी गाइडेंस इसके अंदर पूरा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दे रखी, नथिंग इज़ क्लियर कि उनके लिए फैसिलिटी फॉर फूड, फैसिलिटी फॉर द रेसिडेंस क्या होगा। आई थिंक कि एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उनको शायद बहुत बड़ा रिम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। दैट इज़ ट्रूथ, ये ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जो अमाउंट आप दे रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगर आप रिव्यू करते हैं तो काउंसलर्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तीसरी चीज़ कि अगर आप बात करेंगे कि अब इसके थ्रू क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, आपके पास कोई वर्किंग हायरार्की इसके अंदर नहीं है कि उनको किस तरीके से आप रिव्यू करेंगे, क्या उनके लिए आगे फ्यूचरिस्टिक होगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब आज कोविड पैंडेमिक के बाद मानसिक स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण बनता जा रहा है, इतना महत्वपूर्ण होता जा रहा है, इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जा रही है, पीएम से लेके WHO लेके UN, यूनेस्को जैसी संस्थाएं जब इसके लिए इतना ज़्यादा चिंतित हैं, तो क्यों ये चीज़ें की जा रही है कि जो स्कूल्स के बच्चे हैं उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी, जो पेशेवर हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। चलिए समझ में आता है, लेकिन क्या आप बच्चों के प्रति भी बिल्कुल सजग नहीं हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा गलत मानसिक स्थिति से दूर रहे? एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा मैसेज सही है, तो प्लीज़ इस पॉलिसी को रिव्यू कीजिए। जिन लोगों के साथ आपने गलत करने की कोशिश करी है, प्लीज़ उनके लिए कुछ अच्छा कीजिए। हाँ, कुछ साइकोलॉजिस्ट इतने इक्विप्ड हैं कि वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने दम पे कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। इस बात को भी मैं स्वीकृत करता हूँ, लेकिन आपको उनके बारे में सोचना होगा जो 3 साल से आपके साथ डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं। हाँ, उनमें कुछ कमी है तो आप उनको सुधार कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको शफल कर सकते हैं, बट पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को वॉश आउट करके नए काउंसलर्स को लाना, तो मुझे लगता है कि जो 2019 और 20 के अंदर आपने काउंसलर्स को ट्रेनिंग दिया अलग अलग एनालाइज में, राइट, और उन लोगों को इक्विप्ड किया, वो टोटली आपका प्लान फेल होता हुआ दिख रहा है। मतलब कि आप एक एक साल का प्रोजेक्ट दिखाएंगे, उसके बाद शायद मिनिस्ट्री को बोल देंगे कि नहीं, काउंसलर हमारे काम का नहीं है। तो शायद आप अपनी इस स्थिति को या इस फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना चाह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपने इस पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए कौन से साइकोलॉजिस्ट या कितने एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट को आपने बिठाया था, जो साइकोलॉजी को जानते हो या काउंसलिंग प्रोसेस को जानते हो, या बोल सकते हैं कि जो बेसिक एथिक्स हैं साइकोलॉजी की उनको जानते हो।
आई डोंट नो, अगर आप किसी ना किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को बिठाते या किसी प्रोफेसर को बिठाते तो डेफिनेटली वो इस पॉइंट को ज़रूर आपको बताते हैं, अगर वो प्योरली साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड के हैं तब, कि डिप्लोमा और डिग्री का क्या डिफरेंस होता है। सो थैंक यू सो मच। मेरा सिर्फ ये है कि आप इसको एक बार रिव्यू करें, इस पॉलिसी को, इस एडवर्टाइजमेंट को रिव्यू करें, क्योंकि इससे अच्छे कामागार, अच्छे पेशेवर काउंसलर, अच्छे साइकोलॉजिस्ट आपको कभी नहीं मिल सकते। थैंक यू सो मच। और अगर मेरी कुछ मदद लगती है तो मेरी डिटेल्स मेरे वीडियो के साथ आपको मिल जाएगी, आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जो भी अपनी तरफ से मैं हेल्प कर सकता हूँ, आई एम नॉट दैट मच इक्विप्ड कि मैं आपकी पॉलिसी में इंटरफेयर करूँ, बट फिर भी मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं ये बच्चों के हिसाब से अनुपयुक्त हैं। आप एक बार के लिए इमेजिन कीजिए, हम बार बार काउंसलिंग या साइकोलॉजिस्ट एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है एम्पैथी। आप एक बार के लिए इमेजिन करिए कि आपका बच्चा या आपका परिवार का कोई सदस्य कि जब मानसिक बीमारी से प्रताड़ित हो रहा है, तो क्या आप चाहेंगे कि उसको एक ऐसा काउंसलर या एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट मिले जो अपनी फील्ड में महारत या अपनी फील्ड में अच्छा करने लायक नहीं है, या जिसके पास प्रॉपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, या जिसके पास कोई प्रॉपर लेवल पे कोई रजिस्ट्रेशन या किसी शासकीय संस्थान से उसको अफिलिएशन प्राप्त नहीं है। आपको लगता है कि जो मेरा मैसेज है आप तक पहुंच रहा है, तो प्लीज़ इसको रिव्यू ज़रूर कीजिए। थैंक यू।